घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संसद में सीएजी ने 3 रिपोर्ट अपनी पेश किया और तीनों रिपोर्ट के बाद सरकार एक बार फिर से विपक्ष के आमने सामने था। साफ ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के कारण यूपीए 2 कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की जो अपनी छवि है, ईमानदार प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, ना उनकी अर्थशास्त्र ऐसा लग रहा है कि काम कर रहा है, ना उनकी ईमानदारी लग रहा है कि इंटैक्ट रह पाएगा। जिस तरह की रिपोर्ट सीएजी ने दिया है, खास करके 1,86,000 करोड़ का जो नुकसान बताया है कि जो देश के सरकारी खजाने को हुआ है, और उसमें 25 कंपनियों का जिक्र है कि जिससे फायदा मिला है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ईमानदार हैं, इस बात को लेकर लगातार इस पे कोई सवाल नहीं उठता है। कभी कहते नहीं, सारे लोग मानते हैं नहीं अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे मतलब ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा बेईमानी की खबरें यूपीए 2 सरकार से निकल के आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, एक के बाद एक से एक बड़ा, कभी छोटा नहीं हो रहा है, वो चीज़ें छोटी नहीं हो रही हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं सीएजी की जो रिपोर्ट है, उस पर अपनी ये खास रिपोर्ट। संसद में रखी गई कैग रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को संकट में डाल दिया। कैग की 3 रिपोर्ट संसद में पेश की गई। पहली रिपोर्ट कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर है, जिसमें 1,85,000 करोड़ के नुकसान की बात सामने आई। कॉर्पोरेट घरानों को कोयले की खाने सरकार ने कौड़ियों के भाव में दी, जिससे सरकारी खजाने को 1,85,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कोयला घोटाले में पीएम के दामन पर कालिक पूछने के बाद कांग्रेस और यूपीए के घटक दल प्रधानमंत्री के पक्ष में ही दिखाई दिए। 2004 से 2006 के बीच कोयला खदानों के बंटवारे में पारदर्शिता नहीं बरती गई। इस अवधि में 142 कोल ब्लॉक बांटे गए। 2004 से 2006 के बीच कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। विपक्ष ने इसे सिर्फ घोटाला ही नहीं बल्कि लूट और हत्या करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बंदरबाट में 25 कंपनियों के नाम गिनाए गए हैं। टाटा ग्रुप, जिंदल ग्रुप, एसआर, वेदांता ग्रुप, अभिजीत ग्रुप और लक्ष्मी मित्तल आर्ट सेलर को इस आवंटन में सीधा फायदा पहुंचाया गया। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही सरकार का 2G और कॉमनवेल्थ के सिर दर्द खत्म हुआ नहीं कि अब कोयले की कालिक उसका दामन फिर दागदार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। और सिर्फ कोयला ही नहीं है, इसमें जो खास करके एयरपोर्ट और पावर सेक्टर के घोटाले कह सकते हैं, वो जो सामने आया है, उसकी भी रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। आपको हम कॉर्पोरेट और पावर की रिपोर्ट हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र, जो कोयले की जो ये पूरी की पूरी, हालांकि ये जब पहली बार इस पर रिपोर्ट आई थी तो उस समय लगभग ये 11 लाख करोड़ का बताया गया था। हालांकि उस 11 लाख करोड़ से अब 1,86,000 करोड़ पे ये लाया गया है। देखिए, जिस वक्त ये रिपोर्ट आई थी उस वक्त सरकार ने बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कमज़ोर और लचर ये बात कही कि देखिए तो ड्राफ्ट रिपोर्ट है और अभी तो इसमें फाइनल नहीं है और ड्राफ्ट की रिपोर्ट लीक करी गई है, लिहाजा इस पे हमें यकीन नहीं है। उस वक्त से लेकर के अब तक और आज भी जिस किस्म के आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, यानी कोल मंत्री इस समय श्री प्रकाश जायसवाल ये कह रहे हैं कि सीएजी का काम है ऑडिट करना, वो ऑडिट करेगी, और सरकार का काम है नीति बनाना और पॉलिसी बनाना, और सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसमें जनता के फायदे की बात ज़्यादा ध्यान में रखी जाती है। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि किस किस्म के आर्गूमेंट दे रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, सरकार के अंदर काम नहीं करती, स्वतंत्र बॉडी, ऑटोनॉमस है, लेकिन एक अंग है इसी सरकार का, और वो एक के बाद एक जितनी रिपोर्टें आ रही हैं, आप कोई भी सीएजी की रिपोर्ट देख लें, कोई ऐसी रिपोर्ट सरकार की नहीं गई है पिछले, मुझे नहीं याद लगता कई सालों से, कि किसी रिपोर्ट के ऊपर सरकार न फंसी हो।
तो ये कोई नया नहीं है, लेकिन अब ये बात जरूर हो गई कि 2G का स्कैम, CWC का स्कैम, लालू का स्कैम, ये तमाम सारे स्कैम अब पीछे छूटते जा रहे हैं। हर स्कैम जो है दुगना तिगना चौगना होके आ रहा है और बढ़ते जा रहा है। उसके जो पूरी जो राशि है वो बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से राशि बढ़ रही है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, सरकार उस तरीके से बड़ी बेहयाई के साथ, बड़ी ढीठता के साथ, बड़ी निर्लजता के साथ, किसी लचर बातों के तहत कहती हुई, नहीं उसमें ये था, नहीं उसमें वो था। कोई ये नहीं कह रहा कि इसमें हमारी गलती हुई है, हमसे चूक हुई है या हम देखेंगे। आप मुझे बताएं कि आज सिर्फ एक ही रिपोर्ट नहीं हुई है। आप एयरपोर्ट घोटाले का मामला देख लीजिए, आप एयर इंडिया का मामला देख लीजिए। तो सरकार किसी भी जगह उसके हाथ मुझे ऐसे नहीं लगते जहां साफ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दिलीप कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिस समय की बात हो रही है उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कोयला मंत्रालय के उनके पास कमान था, उनके पास प्रभार था। और मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला जाता है कि वो सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं इस सरकार में। और ईमानदार प्रधानमंत्री जिनके पास ये कोयला का प्रभार हो, आज बीजेपी उनसे कह रही है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, वो पिछले 4-5 साल से UPA 1 और UPA 2 को भी हम मिला लें तो मनमोहन को आगे करके कि मनमोहन ईमानदार हैं, अर्थशास्त्री हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उनकी जाती शख्सियत ऐसी है, उनके कहीं हाथ काले नहीं है। इस यूएसपी पे कांग्रेस और उसके घटक दल सब मिलीजुली बंदरबांट लूट कर रहे हैं और उनको आगे कर रखा है पोस्टर बॉय की तरह कि देखिए वो ईमानदार हैं, उन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो ईमानदार हैं तो सब ईमानदार हैं। इस किस्म का एक इन्होंने शेल्टर बना लिया है। लेकिन बात यह है कि इस बार जो CAG की रिपोर्ट आई है, उस दरमियान जिस समय सारी चीजें कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया है, उस समय सीधे तौर पे कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था। तो प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के अंदर में काम करने वाले नेताओं ने भी चिट्ठी लिखी है, मंत्रियों ने भी चिट्ठी लिखी है। उस सब के बाद जिन लोगों के नाम आए हैं, जिस बड़े घरानों के नाम आए हैं, जिसको कौड़ियों के भाव में बेचा गया है, और जिस तरीके से इतनी जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जिस तरीके से चने मुरमुरे के भाव बेच दिया है कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। और अभी तक जो मुझे रिपोर्ट पता चली है कि जितने ब्लॉक बिके हैं, कोई 155 ब्लॉक जो है वो इस सरकार ने बेचे हैं, उसमें से 80 जो है ब्लॉक वो अभी इस्तेमाल भी, उन पे काम भी शुरू नहीं हुआ है। ये इसमें तो फ्यूचर ट्रेडिंग की भी बात कही जा रही है कि किसने खरीदा 1 रुपए में और 2 रुपए में उसको आगे बेच दिया, और उसको कोयला निकालने का काम भी शुरू नहीं हुआ है। और कुछ लोगों का तो ये है कि वो उस फील्ड में सीरियस ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ ले लिया है, अब उसकी वो सबलेटिंग करेंगे, फिर उसके बाद वो पता चला कि जो चीज यहां से 1 रुपए में चली थी वो 10 रुपए वो कमा रहे हैं। तो सरकार ने जो अपना नुकसान किया है, और उसके बाद सरकार का ये जो आर्गूमेंट है, उनके मंत्री का आर्गूमेंट है कि नहीं हमने जनता को फायदा पहुंचाने के लिए किया। ये 2G स्कीम में भी बात कही गई थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब सरकार को इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है तो आम आदमी को आप क्या फायदा करना चाहते हैं? ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी पॉलिसी है? सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो एविएशन पे जो मंत्रालय है उस पे जो CAG की रिपोर्ट है वो आपको हम दिखाते हैं। दूसरी रिपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर है। इसमें कैग ने तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनके दौर में मंत्रालय ने दिल्ली एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी GMR को 3400 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। कैग ने दिल्ली एयरपोर्ट संचालित करने वाली कंपनी डायल पर नियमों के उलट डेवलपमेंट फीस वसूलने का आरोप लगाया है। इसके अलावा करीब 239 एकड़ अतिरिक्त जमीन सिर्फ 31 लाख रुपए के एक मुश्त भुगतान और महज 100 रुपए सालाना की लीज पर GMR के हवाले दी गई। इस जमीन की औसत बाजार की कीमत 24,000 करोड़ है। ये कहीं ऐसा नहीं लगता है कि देश का जो साधन है उसको किसी लोगों को लुटाने के लिए मंत्री बने हो? इस तरह की जो फीलिंग्स, जो रिपोर्ट की जो बातें हैं, वो जो हालांकि संपूर्ण रिपोर्ट नहीं है, जो बातें उसमें से निकल के आ रही हैं पूरे रिपोर्ट पढ़ने के बाद, लेकिन ऐसा माना जाए आप किसी 31 लाख रुपया लेके और सालाना 100 रुपया इस तरह से वो ज़मीन जो दिल्ली की है। दिलीप, मैं अगर उसको बहुत आम भाषा में कहूँ, मुझे नहीं लगता, और ये तमाम सारी बातें हम लोग कहते भी रहे हैं और सब मीडिया में आ रही हैं कि ये सरकार जो है ना, ये कौन चला रहा है, ये सरकार कौन बना रहा है इस देश में,
कौन तय कर रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन तय कर रहा है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, कौन ये तय कर रहा है कि अगला चुनाव में कौन प्रधानमंत्री होगा, किसको ये सारे कॉर्पोरेट घराने जो है, मुझे लगता है ये सरकार जो है सरकार की तरह काम नहीं कर रही है, ये कमीशन एजेंट की तरह काम कर रही है, जिसका काम ये है कि वो अपना कमीशन लेती है और आप जो दिल चाहे ले लें, वो उस जगह बैठी हुई। कोई किसी डिपार्टमेंट में आप देख लें, वहां इस तरीके की स्थिति नहीं है कि राष्ट्र हित में क्या है, नेशनल के हित में क्या है, हमारी दूसरी पॉलिसी के हित में क्या है, जनता के 24,000 करोड़ बाजार की कीमत की जमीन को आप महज 100 रुपये सालाना के लीज पर जीएमआर को हवाला करते हैं। वही बात कह रहा हूं कि आप देखें ना कि किसी जगह हमको ये लगता है ये देश की, हमारे देश की सरकार है। ये तो मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजों के जमाने भी हम उनको तमाम बुरा भला कह लें, विदेशी कह लें, तमाम सब कुछ कह लें, लेकिन उनके जमाने भी इस किस्म की इस देश से लूट नहीं हुई, जबकि वो इस देश में रहे और राज किया और उसके बाद छोड़ के सब कुछ चले गए। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कमीशन एजेंट की कोई सरकार है और किसी के बिहाफ पे काम कर रही है। उनको इससे मतलब नहीं है समाज क्या कह रहा है, उनको इस समय जनता क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, दानिश्वर क्या कह रहे हैं, वो किसी के सुनने को तैयार नहीं है। और आप ये देखें कि सरकार कहीं ये नहीं फील कर रही कि हमसे एक गलती हुई तो दूसरी गलती ना हो पाए, उसके लिए कोई हम पहले से रोकता। बराबर जिस तरीके से 2G स्कैम के सिलसिले में माहौल बना था, आज उससे भी ज्यादा बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आता, अगर आरोप साबित हुए तो संन्यास ले लूंगा। ये बयान प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उनके तरफ से ये वक्तव्य आया कि अगर आरोप साबित हो गए, इस देश में वैसे भी आरोप सिद्ध होने में जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया किस तरह की है पूरे देशवासी को पता है, सब तमाम लोग जानते हैं। लेकिन इसके भी आगे प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री की कोई नैतिक जिम्मेदारी लगता है कि उन्होंने कहा कि अब आरोप पहले आप सिद्ध करिए, अगर सिद्ध हो गया तो मैं संन्यास लूंगा। नहीं, अब मैं यही बात कह रहा हूं कि ये जब कोई आंदोलनकारी कहता है तो उस पर आरोप लग जाते हैं। मैं ये बात पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री किससे जांच कराना चाहते हैं और किससे क्लीन चिट लेना चाहते हैं, और आरोप कौन लगाएगा और कौन साबित करेगा इस देश में, ये तय हो जाए। अब चली चला की बेला में कांग्रेस की सरकार है और अब प्रधानमंत्री को लगा कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिससे लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री की क्रेडिट। लेकिन प्रधानमंत्री के पास कोई मॉरल अधिकार है कि नहीं, जहां वो अपनी ईमानदारी का शेल्टर लेते हैं, जहां अपने वो बहुत ही सरल और सहज होने का ईमानदारी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लेकिन कभी उन्होंने कहा कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया, अगर ये आरोप सिद्ध हो गए तब तो मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, कोई और बैठ जाए। ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे वो? इसलिए उनके हवाले में लालकृष्ण आडवाणी, शरद यादव, कई लोग आए थे। लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा देके उन्होंने कहा था कि जब तक मैं इससे मुक्त नहीं हो जाऊंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मुक्त होने के बाद वो चुनाव लड़े। लेकिन ये वही मैं कह रहा हूं कि जबकि विपक्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो दीगर पार्टियों के हो सकते हैं, कांग्रेस में भी थे, लाल बहादुर शास्त्री, मैं वही कह रहा हूं कि छोटी सी दुर्घटना में इस्तीफा दे दिया। दिलीप, प्रॉब्लम यह हो रही है कि कांग्रेस के जो दिग्गज लोग थे उनकी तस्वीरें सिर्फ दीवार पे लटका रखी हैं इस वक्त, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे यहां लाल बहादुर शास्त्री थे, इस्तीफा देके चले गए थे, कलम और पेन कागज भी नहीं लेके गए मंत्रालय का, और मंत्रालय की गाड़ी छोड़ के चले गए। ये इन्होंने उन तस्वीरों को लगा रखा है, जब भी कोई करप्शन की बात करता है तो उनकी तस्वीर दिखा देते हैं। वो तस्वीरें कुछ तो इंस्पायर करती होंगी इनको। इंस्पायर नहीं करती, उन तस्वीरों का इस्तेमाल ये है कि जैसे कहते हैं, देखा आपने हमारे यहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी लोग थे, अगर ऐसा होगा तो हम भी करेंगे। अब ये अगर जो लगा दी है, लाल बहादुर शास्त्री ने अगर नहीं पूछा था, किसी और ने अगर नहीं पूछा था, लेकिन ये अगर लगा करके अगर सिद्ध हो गए तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई गया नहीं। और सबसे बड़ी बात जो है दिलीप, कि चुनाव सबको 2014 में अलग अलग लड़ना है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, या मायावती हो, या मुलायम, सबको अलग अलग लड़ना है। लेकिन इस वक्त जो केंद्र की सरकार है, जो उसमें घटक दल हैं, उन घटक दलों में से कोई भी इस बात पे नहीं बोल रहा है। सब ऐसा लगता है कि एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल क्या बोलेंगे? नहीं, मैं एनसीपी क्या बोल सकती है? मुझे बताइए कि एनसीपी को बोलने के लिए जो आधार चाहिए, जो नैतिक अधिकार चाहिए, वो खो चुकी है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यहां एनसीपी, बट मैं कह रहा हूं कि टीएमसी सत्ता में है, आखिर उनकी भी इमेज को डेंट लग रहा है। आखिर वो एक सत्ता के ऐसे भागीदार हैं जिसमें आए दिन रिपोर्ट्स आ रही हैं, सारी चीजें सरकार की तरफ से आ रही हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी घटक दल इसमें बोलना नहीं चाहता, सब सरकार की लाइन में रहना चाहते हैं। आप ये देखिए, इस तरह की जब आप 239 एकड़ अतिरिक्त जो जमीन होता है वो सिर्फ 31 लाख रुपए में, और वो भी महज 100 रुपये, किसी को सुन के भी लगेगा कि ये क्या वो वाकई दिल्ली की जमीन की बात कर रहे हैं या सब्जी की, आलू और प्याज और टमाटर की बात कर रहे हैं। दिलीप, ये तो फिर भी मैं कह रहा हूं स्तर देखिए करप्शन का, कि मुझे ये पता चला इस रिपोर्ट के अंदर
कि उस वक्त जब ये मामला चल रहा था, जो दिल्ली से लंदन की उड़ानें हुआ करती थी, जो हमारा इंडियन एयरलाइंस लिया करता था, उन सरकारी उड़ानों के लिए कहा कि इनको बंद कर दिया जाए और प्राइवेट उड़ान को परमिशन दी गई उस रूट पे जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट मिलता था। आप लेवल देखिए करप्शन का, कि अगर उड़ान भरने से एयर इंडिया को फायदा हो रहा था, उन उड़ानों को बंद किया गया, कहा कि उसकी उड़ान न करें और प्राइवेट्स को चलने दें। तो प्राइवेट पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किस किस स्तर पे लोग गए हैं। ये पूरे देश के संसाधनों की लूट और उसको बर्बाद करने की एक कहीं ना कहीं एक लगता है कि कोई साजिश रची गई हो जिसको अंजाम देने के लिए। दिलीप, ये सिर्फ साजिश नहीं, घोटाला नहीं, इट्स ए क्रिमिनल एक्ट, इट्स ए मर्डर एक्ट। ये जितने भी लोग हैं क्रिमिनल हैं, इनको सजाए मौत होनी चाहिए। आप ये सोचें कि एक मर्डरर जो है ना, वो किसी एक आदमी की हत्या करता है, उस हत्या से एक आदमी खत्म होता है, लेकिन ये जिस किस्म की हत्या कर रहे हैं, ये देश खत्म कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। ये क्रिमिनल से, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, इनके ऊपर सिर्फ घोटाले का मुकदमा के लागू हो जाए और पता चल जाए और सीबीआई बता दे, कागज पकड़ ले, इनको सबको। सीएजी की रिपोर्ट अल्ट्रा जो पावर प्रोजेक्ट है, मेगा पावर प्रोजेक्ट, उस पर भी आई है। उस रिपोर्ट को भी हम आपको दिखाते हैं। अपनी तीसरी रिपोर्ट में कैग ने अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। कैग ने सरकार पर टाटा पावर और रिलायंस पावर को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। कैग का कहना है कि सरकार ने रिलायंस पावर को शासन प्रोजेक्ट के लिए आवंटित 3 ब्लॉक से तय मात्रा से कहीं ज्यादा कोयला निकालने की इजाजत दी। इससे रिलायंस पावर को कम से कम 29,003 करोड़ का फायदा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। ये देश शायद लगता है कि निजी कंपनियों के लिए ही काम कर रही है। इस देश की सरकार, खास करके केंद्र की सरकार की निजी कंपनी को अमीर बनाओ और अमीर बनाओ, इतना अमीर बनाओ और अमीर उसको बनाते जाओ। देश की जनता की गाढ़ी कमाई या उनके जो साधन है उसको लुटाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही खास करके सीएजी के रिपोर्ट में जो मुख्य बातें हैं उससे ऐसा ही नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आपको हम दिखाते हैं कि जो दल हैं, जो नेता हैं, जो अन्य दलों के, उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले आप दिखाते हैं श्री प्रकाश जायसवाल ने इस रिपोर्ट पे क्या कहा। हमारा काम था पॉलिसी बनाना, देश हित में हमने पॉलिसी बनाई। हमारा काम था उस मैकेनिज्म को डेवलप करना जिसके माध्यम से कोल ब्लॉक एलोकेट किए जाते। जो मैकेनिज्म उस समय की सरकार ने डेवलप किया, इससे बेहतर मैकेनिज्म के लिए मैंने आपसे प्रश्न कर लिया था कि आप बताइए इससे और ज्यादा बेहतर तरीका क्या हो सकता था। अब इसके बाद में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, किसी ने मिसलीड किया है, किसी ने गलत फीडबैक दिया है, तो उसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है। सीबीआई अगर इस तरीके के केसेस को सामने लाएगी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये वही सीबीआई है जो प्रधानमंत्री के सीधे सीधे उसके प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर में काम करती है और प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठे हैं। और उस समय में जब प्रधानमंत्री के पास उनके पास जब कोयला मंत्रालय था तब ये चीज़ें हुई है। तो और ये जिस तरह की सफाई दे रहे हैं पुष्पेंद्र श्री प्रकाश जायसवाल, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि श्री प्रकाश जायसवाल उन मंत्रियों में से हैं जिनका ये पता नहीं है कि वो सुबह क्या कहते हैं और रात में क्या कहते हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि इन मंत्रियों ने, खासतौर से श्री प्रकाश जायसवाल का इस वक्त का बयान देखें, उसमें एक बात जरूर उन्होंने कही और कितनी आसानी से इस पूरे करप्शन के सिलसिले में 2 बातें कह रहे हैं कि हमने राष्ट्र हित में, राष्ट्र हित, देश हित इसको कहते हैं जिसमें कि आपके देश के संसाधनों को लुटाएं। नहीं, उसमें सीएजी कह रही है कि सरकार को, देश को 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ जी। तो मुझे यह समझ नहीं आ रही कि 1,86,000 करोड़ का नुकसान करने के बाद क्या देश हित था। इसके अलावा इनकी जो देश हित की जो परिभाषा है वो मेरी समझ में नहीं आई। दूसरी को समझ में नहीं आ सकती है ये परिभाषा। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, जो बहुत इन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि जब आप गले गले फंस जाते हैं तो कुछ मान भी लेते हैं, इन्होंने कहा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन अगर कोई मिसलीड कर रहा है, अगर किसी ने मिसलीड किया है तो इसकी जांच होगी और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। और सीबीआई तो बहुत सारे मसलों की जांच कर रही है, हम सब जानते हैं। मायावती की भी जांच कर रही थी, मुलायम सिंह की भी जांच कर रही है, लालू प्रसाद यादव की भी जांच कर रही है, 2G स्कैम की भी जांच कर रही है और इसकी भी जांच करेगी और वो प्रधानमंत्री को देगी जवाब कि प्रधानमंत्री जी आप ही मुझे ऑर्डर दीजिए कि मैं आपको पकड़ लूं और इस देश के अंदर सीबीआई जो है वो आपको नजर आ जाएगी। तो ये जो बहुत, जिसे बहुत कहते हैं ना, बहुत मक्कारी के साथ
कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है और वो जांच कब होगी, कैसे होगी, कब तक होगी, किसने करी, किसके ऑर्डर से होगी, किसको रिपोर्ट करेगी। जब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती है तब तो उसमें इतना खेल करती है वो। अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अपना एक्शन नहीं लिया है। अब सरकार कह के किसको रिपोर्ट करेगी सीबीआई? सीबीआई को किसने बताया कि किन किन पॉइंट पर वो इंक्वायरी करेगी? बीजेपी नेता, क्या उसके बीजेपी नेता है राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने क्या कहा है? कोल ब्लॉक्स के आवंटन में इस देश में एक बड़ा घोटाला हुआ है। पहले तो आंकड़े कई लाख करोड़ के कहे जा रहे थे, लेकिन अभी जो सीएजी ने प्रतिवेदन दिया है उस प्रतिवेदन के अनुसार 1,85,000 करोड़ का एक बड़े डकैती की जानकारी फिर से सीएजी ने इस देश में देश के लोगों को दिया है, देश के पार्लियामेंट को दिया है। हमने पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि 2005 से लेकर 2010 तक इस देश में लगभग 159 कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए थे, और जबकि 2006 में ये निर्णय हो चुका था कि कोल ब्लॉक्स का जो आवंटन होगा, कोयले के खदानों का जो आवंटन होगा वो ऑक्शन के माध्यम से होगा, लेकिन सरकार ने उस दौरान उसे ऑक्शन ना करके निजी लोगों को दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार के लोगों को, कपड़े के व्यापारी को, फार्चून के दुकानदारों को, इस प्रकार के व्यक्तियों को और दुकानदारों को उन्होंने कोल ब्लॉक्स आवंटित किया है, जिससे देश का सीधा 1,85,000 करोड़ का लूट हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दौरान सीएजी ने जो प्रतिवेदन दिया है, जिस दौरान ये सभी कोल का खदानों के आवंटन किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रतिवेदन को देश के समक्ष रखना चाहेगी और सीधे प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहेगी कि आखिर किस परिस्थिति में इस देश के 1,85,000 करोड़ का घोटाला या नुकसान प्रधानमंत्री के स्वयं के कार्यकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब जानना चाहिए। और प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। आपने राजीव प्रताप रूडी को सुन लिया, वो जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के जो दूसरे प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा? कोयले का घोटाला हम लगातार 3 साल से बात करते आ रहे हैं और हमारे कहने से सीबीआई जांच भी चल रही है, क्योंकि मेरी ही शिकायत पर सीबीआई की जांच चल रही है। और ये 17 खरब टन कोयला, जिसका मूल्य 51 लाख करोड़ होता है, इतना भंडार 2006 और 9 के बीच में एक बंदरबाट के तरह से, जिस तरह से बंदरबाट उसकी हुई है और उसका कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट में खोला है। लेकिन हमारे पास भी जो जानकारी लगातार हम बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये सरकार CWG, 2G, कोल, हवाई अड्डा और हर घोटाले में शामिल है और इस तरह से इसने घोटाले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक 70,000 करोड़ का घोटाला, एक 1,76,000 करोड़ का घोटाला। और तोड़ घोटाले हुए हैं देश में यूपीए 2 के सरकार में, ये कह रहे थे प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सीताराम येचुरी वाम दल के नेता है, उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। There was a general and there is a very genuine concern of state governments and the central government also that coal necessary for the public sector and for the state electricity boards should be separately portioned off. That is necessary. While the rest of it that is going in for commercial development, that should be done in a transparent manner, maybe through an auction. So we had suggested that you partition the coal reserves to saying that what is required for your public sector power generation, what is required for your public sector purposes and the state governments, that be separated and the rest of it should be done in a transparent fashion through an auction. But that somehow was not accepted. So the whole thing was done through allocations. And now we have seen the result of those allocations. I mean, that is always suspect that it opens up newer avenues for such corruption. And unfortunately, that's what I think the CAG has come to the conclusion. पीआई के नेता गुरदास दास गुप्ता क्या कहते हैं? Government is harping
on its so-called service to the people to justify its misdeeds. If government loses revenue, where from the money will come to take care of the basic human problems? Government is not there to forgo the revenue. Government is there to raise the revenue. If the government does not raise the revenue, where from money will come to take care of the basic human problems? और आपको हम और भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने इस पर बयान दिया है। स्मृति ईरानी है बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा? ये दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं वो इतनी गंभीरता से विषय को नहीं ले रहे हैं। ऐसे उनके स्टेटमेंट से व्यतीत होता है कि उनको लगता है कि हाँ एक और टेबल हुई है रिपोर्ट, इस पर हम लोग समय रहते अपनी टिप्पणी दे देंगे। तो बड़े ही नॉनशलांट, बड़े हल्के अंदाज से इस रिपोर्ट के ऊपर टिप्पणी दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार भी शायद थक चुकी है कि हर दिन एक नया घोटाला उजागर होता है। कहते प्रधानमंत्री गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उनको लगता है कि सरकार थक चुकी है, कितना बयान दे, कितने तरह के भ्रष्टाचार के पे लगातार उनको बयान देना पड़ रहा है। तो ये है स्मृति ईरानी। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, भाजपा के नेता? रविशंकर प्रसाद और राम गोपाल यादव ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस सरकार में सिर्फ आए दिन रोजाना जो घपले उजागर हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल घपलेबाजों की सरकार और घपलों की सरकार। कमाल की बात यह है कि इस घपलेबाजी की सरकार को समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन दे रही है, लगातार समर्थन दे रही है। जब भी जरूरत पड़ी है समाजवादी पार्टी इस सरकार को बचाने में हमेशा कदम से कदम मिला के पुष्पेंद्र चलती है। एक तरफ तो वो सरकार को समर्थन दे रही है, दूसरी तरफ रामगोपाल वर्मा बड़े तीखे अंदाज में उन्होंने प्रहार किया है। नहीं, मुझे लगता है कि रामगोपाल यादव जी ने जो बात कही है वो उनको अपनी राजनीतिक पहचान और अपनी वो बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन रामगोपाल यादव ये भी जानते हैं कि चाहे वो न्यूक्लियर डील का मामला रहा हो या इसके अलावा जो सरकार को बचाने की बात थी वो पूरे देश ने देखी। और आज भी सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी की ऑक्सीजन से इसलिए मजबूत है कि उनको मालूम है कि चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे वो मायावती हो, हम कितना भी कुछ कर लें, ये कम से कम दो अलाइज जो हैं जो उत्तर प्रदेश में आमने सामने हैं, ये भले ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ हों लेकिन कांग्रेस का साथ इसलिए देंगे कि इनकी कुछ मजबूरियां हैं। अब ये मेरी समझ में नहीं आता, प्रोफेसर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता क्या कहते हैं कि ऐसी आए शाएँ बयान दे दिया होगा। उनसे पूछे कि ये कह रहे हैं कि ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, आए दिन ये हो रहे हैं और सरकार घोटाले कर रही है, नया घोटाला आ रहा है, तो आप उन घोटालेबाजों का जो है वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के क्यों खड़े हुए थे दो महीने पहले? आप इनसे पूछे क्या कहते हैं कि आप तो यूपीए सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेके वहां सबसे आगे खड़े थे सोनिया गांधी जी के और मनमोहन सिंह के बराबर में। तब आपको नहीं पता था क्या कहते हैं कि सरकार घोटालेबाजों की है, तो कम से कम आप बाहर से सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ मुंह पे डाल लेते ताकि पता ना चलता लोगों के हम कौन है। आपका नेता तो वहां खड़े होकर के सपोर्ट कर रहा था, तब आपको नहीं समझ में आया। तो आप एक तरफ तो ये भी करना चाहते हैं, यूपीए को सपोर्ट भी देना चाहते हैं, खुलेआम देना चाहते हैं, पब्लिकली देना चाहते हैं, और आप बयान देने के लिए लोगों को बताने के लिए कि नहीं हम इस घोटाले में शामिल नहीं है, हम बाहर हैं, तो आप क्या दोहरी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल दोहरा चरित्र जो भारतीय राजनीति में कई बार देखने को मिलता है, लगातार देखने को मिलता है। संजय रावत शिवसेना के नेता, उन्होंने क्या कहा? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास जिम्मा था, ये सबसे गंभीर बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर के होते इस प्रकार का कोल आवंटन में घोटाला होता है, मुझे लगता है कि सिर्फ ये राजा ही जेल में जाएगा और मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं है। और ये मुद्दा पहले भी सदन में उठा है, तब सरकार की तरफ से कहा था कि अब तक सीएजी रिपोर्ट पूरा नहीं हुआ है, उसके ऊपर काम चालू है, किसी ने ये लीक किया है। तो अब तो अधिकृत तौर से सामने आया है। और उस वक्त भी हमने कहा था जब मिनिस्ट्री ऑफ कोल पर चर्चा हुई थी संसद में कि ये जिम्मा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का है तो जो न्याय ये राजा को लगाया, जो न्याय सुरेश कलमाड़ी को लगाया, तो वो न्याय और मंत्रियों को और प्रधानमंत्री कार्यालय को क्यों नहीं? आप किसको बचाना चाहते हैं और किसके इशारों पे, किसको खुश करने के लिए, किसको नफ़ा मिलाने के लिए आपने ये कोल ब्लॉक का आवंटन किया है, ये आप सामने आना चाहिए। शिवसेना के नेता और अरुण जेटली भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, राज्यसभा में
नेता विपक्ष भी हैं, उन्होंने क्या कहा? He was himself the minister. He is politically, morally and directly liable. And if he is directly liable, he has to seriously introspect that he must take up and own up this responsibility and impose on himself the moral censure of quitting his office. अरुण जेटली ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक, नैतिक और प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे उनकी जिम्मेदारी है और उनको इस पे चिंतन करके सीधा अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में सुषमा स्वराज ने क्या कहा? इनकी ये एक पद्धति बन गई है, जब सीएजी इनके खिलाफ रिपोर्ट देता है तो सीएजी की आलोचना शुरू कर देते हैं। और ये केवल एक संस्था की आलोचना नहीं करते, ये सब संस्थाओं की आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि ये इन्हें कोई संस्था प्रिय नहीं है, इनकी डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है। तो सीएजी की इन्होंने आलोचना 2G स्पेक्ट्रम के बाद भी इसी तरह से की थी जिस तरह से इन्होंने आज की है। तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है इनकी तरफ से ये आलोचना। जब भी इनके खिलाफ रिपोर्ट आती है ये उस संस्था के ही खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, और इन्होंने आज भी वही किया है कि सीएजी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ दी। और कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने क्या कहा, आप जरूर देखें। जो इस्तीफा मांग रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर उनका नीलामी में इतना ही विश्वास था तो 1998 से लेकर 2004 तक नीलामी की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई? आज जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनका खुद का आचरण क्या रहा है? और दूसरा, हां, मैं इस बात को मानता हूं कि जब आप प्रक्रिया बदलते हैं तो उस प्रक्रिया के बदलने में, उस पर आम सहमति बनाने में, कानूनों को संशोधित करने में जरूर समय लगता है। और एक तरफ मंशा देखिए यूपीए सरकार की, जो पारदर्शिता लाना चाहती थी नीलामी के तहत, और दूसरी तरफ आचरण देखिए भाजपा की सरकारों का, वामपंथ की सरकारों का, जिनका लिखित में ऑब्जेक्शन है, लिखित में उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि नीलामी कोल ब्लॉक्स की नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इनकी कथनी और करनी में, इनके कहने और करने में, इनके चाल और चलन में सदा जमीन आसमान का फर्क रहा। और नारायण स्वामी मंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में, उन्होंने क्या कहा सीएजी रिपोर्ट पे? 3 CAG reports that have come. As far as the government is concerned, when the C&AG submitted the report to the finance ministry, after getting the president's nod for the purpose of laying it on the table of the house, it has been done by the finance minister. Now anything, what is the contents are there, it is only preliminary. It is only a report which has been prepared by the C&AG. It has to be tested. The contents of the C&AG report has to be proved. Now submitting a draft report is not going to finally give any message. That confusion is going around, and unfortunately the media is creating that in this country. Media is creating confusion. सीएजी की रिपोर्ट के बारे में ये आपने भारत सरकार के मंत्री को सुना। एक और मंत्री हैं राजीव शुक्ला जी, उन्होंने क्या कहा, उनको भी सुन ले। सही क्या, असलियत क्या है? अभी तो सिर्फ सीएजी का जो है उनका अपना एक एनालिसिस उन्होंने दिया। जब तक पीएससी उस पर विचार नहीं कर लेती है और पीएससी की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसको चिल्लाना चाहिए कि कोई स्कैंडल है या कोई हर पिछले 65 साल में तमाम सरकारों के खिलाफ इसकी हमेशा रिपोर्ट आती नहीं, कोई नई बात है क्या? इसको ये जो तमाशा बन गया है कि इधर सीएजी की रिपोर्ट आए उधर से स्कैंडल चिल्लाने लगना। पहले उसकी तय में तो जाओ कि जो बातें वो सही हैं भी कि नहीं है, उसकी विवेचना तो होने दो। इसीलिए तो पीएससी कमेटी बनाई जाती, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसीलिए तो बनाई जाती, वरना उस कमेटी का कोई मतलब ही नहीं।
अगर सिर्फ सब सीएजी का सही है तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है? क्यों भेजते हो? सीएजी की रिपोर्ट से सब चला दो। तो जो हमेशा 65 साल से जो होता रहा हर सरकारों के खिलाफ, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे सबके खिलाफ इसकी सीएजी की रिपोर्ट आती है, फिर पीएससी में जाके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में विचार विमर्श होता कि क्या सही क्या गलत, और पैरा बाई पैरा विचार विमर्श होता, तो वो असलियत होती है। असलियत नहीं है, राजीव शुक्ला ये मानते हैं कि ये असलियत नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो पहले उन्होंने कहा ड्राफ्ट रिपोर्ट है, फिर जब आ गया पार्लियामेंट में तो आ गए तो बोलता है कि अभी पीएससी के लिए इंतजार करिए, पीएससी उसको पारा बाय पारा उसको देखेगी, फिर उसके बाद वो क्या विश्लेषण करती है। तो ये एक सरकार के दो जिम्मेदार मंत्री हैं, केंद्र सरकार के। पार्टी प्रवक्ता एक अलग है, लेकिन ये मंत्री हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जितने जिम्मेदार हैं उसी जिम्मेदारी से झूठ बोलने के कौशल में महारत भी है इन लोगों की, कि किस तरह से चीज़ों को डिरेल किया जाए। मैं कह रहा हूं कि 2G का भी जब मामला आया था वो भी सीएजी की रिपोर्ट के तहत आया था, फिर तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेंशन न करती तो बात यही नहीं आती। लेकिन ये संस्था कोई भारतीय जनता पार्टी या स्वाम बंद की या दूसरे विपक्षी दलों की बनाई हुई संस्था तो है नहीं। लेकिन इससे ये लगता है कि अब जो पीएससी है जिसमें सरकार और मंत्री और नेता और एमपी इन्वॉल्व होते हैं, वो उस पर विचार मनन करेगी और उसके बाद नतीजे पहुंचा जाएगा, लिहाजा अभी इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि राजीव शुक्ला जी हुए या नारायण स्वामी जी हुए, ये तमाम सारे लोग सरकार के बचाव में नहीं कम हैं, ये इस बात को झुटलाने में लगे हुए हैं टेक्निकली, तकनीकी सहारा लेकर के, नहीं वो अभी वहां ये नहीं हुआ है। वही मैंने पहले भी कहा कि पहले इन्होंने कहा कि साहब ये तो ड्राफ्ट 65 साल का हिसाब और 65 साल में हुआ है और सरकारें के खिलाफ आती रहती है, इसलिए इस पे मतलब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं मीडिया ने भ्रम फैलाया है, मीडिया इसको इनकी दो बातों से मुझे शक लगता है कि ये किस किस्म की राजनीति करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस संस्था की उसकी जो पूरी उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको ध्वस्त कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सीएजी तो देता ही है, सभी के खिलाफ देता है, तो कोई फर्क नहीं। एक तरफ जब बाहर में सिविल सोसाइटी के लोग संसद या सांसदों के बारे में कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन को आप खराब कर रहे हैं, आप उस पे का मामला बनाते हैं। और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उसको मजबूत करना चाहिए। दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी में, जो सिस्टम में, व्यवस्था में, उस इंस्टीट्यूशन की जब कोई बातें आती है तो उसका कहता है इसका कोई मतलब नहीं है अभी, जब तक कि इसका ये 3 और चीजें ना हो जाए। मैंने वही कहा कि दिलीप देखो, दो बातें होती हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना, उस इंस्टीट्यूशन में अवाम का विश्वास जगाना, उसमें उनका यकीन होना, उसमें उनका भरोसा रखना, यह सरकारों का काम होता है। लेकिन हमारे देश में इत्तेफाक से कुछ सरकारें बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दिया है जैसे पाकिस्तान में स्थिति हो गई है। पाकिस्तान में भी पिछले 60 साल के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन थे कॉन्स्टिट्यूशन, उनको धीरे धीरे ध्वस्त किया गया और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। आज भारत में मुझे लगता है लोगों ने वो राह पकड़ ली है, कोई जुडिशरी के ऊपर कमेंट कर रहा है, कोई अपने ही बनाए संस्था पे काम कर रहा है। जब सरकार को अच्छा लगता है तो ह्यूमन राइट कमीशन की बात ठीक है, नहीं लगता है तो उसकी बात को हटा देते हैं। अब सीएजी आ गई, अब पीएससी आ गई, तो ये जो कर रहे हैं, अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें या आम आदमी की बात करें, आम आदमी जब ही किसी को बोलता है, जब वो उससे हताश हो जाता है, उसकी हताशा से वो उस इंस्टीट्यूशन पे हमला कर सकता है क्योंकि वो आम आदमी है। लेकिन सरकारों का काम है कि उसकी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखें, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर विश्वास जगाएं। जब सरकारें उसको ध्वस्त करेंगी तो क्या होगा? विश्वास जगेगा? एक तरफ वो जो रिपोर्ट आ रही है वो सीधा सीधा बड़े घोटालों की तरफ साफ साफ कोई संकेत नहीं दे रहे, बल्कि कह रहे कि ये नुकसान हुआ है, इनको फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि 100 रुपये को लेकर के आपने इतनी जमीन इनको दिया डायल को, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के जब खबर आती है, जब वो रिपोर्ट पेश की गई, उसको भी आप कहीं ना कहीं झुठलाने का एक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में लोगों में क्या संदेश जाएगा कि एक तो भ्रष्टाचार हो रहा है, दूसरा फिर उस भ्रष्टाचार को लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, लीपापोती आप टेक्निकली करें। अब राजीव शुक्ला जैसे लोग या नारायण स्वामी जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट तो आती रहती है, दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया को लाया जा रहा है। राजीव शुक्ला जी खुद अपना चैनल चलाते हैं, खुद मीडिया के हैं, खुद पत्रकार थे, तब राज्यसभा में गए थे। तो आज वो पत्रकारिता के वो उस धर्म को भूल गए, क्या कहते हैं कि साहब मीडिया जो है इसको बनाने से क्या माहौल मिल रहा है, इस मीडिया को क्या फायदा हो रहा है कि जब आपको लगे कि इंस्टीट्यूशन पे हमला करें और फिर इंस्टीट्यूशन के बाद आपको लगे कि नहीं मीडिया भी खामखा इसको चला रहा है, तो ये अलग बहुत गलत बात है। आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पहले तो संस्था को आप डिग्रेड कर रहे हैं, उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, फिर आपको लगा कि आखिर में मीडिया के साथ ये बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। तो ये जो अप्रोच है, ये बड़ी शुतुरमुर्ग टाइप की अप्रोच है कि आपने अपना मुंह छुपा रखा है और आप कह रहे हैं
कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह के, इसके इससे भी ज्यादा कोई शब्द हो सकता है कि अब जब चीज लिखित में आ गई ही, इनकी अपनी एक इंस्टीट्यूशन ने दी है, अब उसको कह रहे हैं कि नहीं ये अभी नहीं, अभी हम पीएससी आएगी। अब वो पीएससी कब आएगी? तो इतने सारे घोटाले जो है उसमें पीएससी के बाद ही पकड़े गए, मेरा कहने का मतलब है। ये तो किसी चीज को आगे बढ़ाना, टालना, ताकि अब ये सेशन निकल जाए, अगले सेशन में फिर कोई और होगा। अगर कोई आंदोलन करेगा तो आप उसका गलेवान पकड़ने लगेंगे, आप उसको जाली फर्जी उसमें फंसाएंगे। कोई आपका साथ नहीं देगा तो आप उस पर सीबीआई इंक्वायरी कर देंगे। आप किसी चीज के बारे में है ही नहीं। तो आप अड़ने की स्थिति देखिए कि ये देश जल रहा है, ये देश जल रहा है। सीएजी की रिपोर्ट अपनी जगह है, पार्लियामेंट में बहस अपनी जगह है, आसाम की वजह से पूरे देश के अंदर एक टेरर का माहौल है। कोई सरकार किसी चीज पे बात ही नहीं कर रही है, हवा में से बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है जी। और लालू प्रसाद यादव ने सीएजी रिपोर्ट पे क्या क्या आपको दिखाते हैं? संवैधानिक व्यवस्था है कि सीएजी जो रिपोर्ट करते हैं तो उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाता है मामला, उसमें देखना न है कौन अफसर खा गया, क्या किया, क्या हुआ, आंसर वो देगा, क्या करेगा। प्रधानमंत्री के पास था कोयला मंत्रालय लालू जी, और रहता तो बहुत, प्रधानमंत्री सीएम के पास बहुत विभाग रहता है। तो अब क्या है, किसके क्या चीज हुआ, उद्देश्य नहीं बोलना चाहते लगता है। न खिलाफ का सवाल नहीं, खिलाफ का सवाल नहीं है। जो सच है वो सच है, वो सब क्षण के आवेगा बाद। कहीं ना कहीं जो देश के नेता हैं, जिस कारण से लोगों में भरोसा शायद ये हो कि नहीं देश के नेता देश के प्रति जिम्मेदार है, लेकिन जो उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसे ऐसा लगता है कि लोगों में खास करके जो आप और हम सोचने लगे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मीडिया पे लगातार जब भी कोई ऐसी बात आती है जहां सरकार गिर जाती है तो मीडिया एक ऐसा बलि का बकरा मिलता है, तो मीडिया ने ये किया है। मीडिया को लेकर हमें सच्चा है वो जो भी, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार को अभी इसे गंभीरता से इन तमाम चीज़ों को लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प सरकार के पास है नहीं, और अगर इसको गंभीरता से नहीं लेती इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आते हैं और चर्चा करेंगे आसाम में जो हिंसा हुई उस पर, जो संसद में जो कुछ आज हुआ उस पर चर्चा करेंगे।